समीर जी के पास मैं पहले जाना चाहूंगा इस बात को जानने के लिए, क्योंकि उसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री है उनसे हम बात कर रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात है, महाराष्ट्र के भीतर बड़े नेता किसी हादसे में उनकी मौत हो जाती है। प्रमोद महाजन, उनकी हत्या हुई, उसके बाद एक बार फिर राजनीति ने करवट ले ली, और सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं तो बीजेपी के भीतर की राजनीति ने भी करवट ली। गोपीनाथ मुंडे, दिल्ली में कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया, देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के भीतर की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। और अब अजीत पवार, एयर क्रैश में उनका निधन होना क्या दिखाता है? क्या एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेगी? समीर जी। साहिल जी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे थे, और अचानक एक ऐसा नेता चलाएगा जो पार्टी का सर्वे था, जो पार्टी का सब कुछ था। आज उस पार्टी के पास 41 विधायक है, 2 राज्यसभा सांसद है, 1 लोकसभा सांसद सुनील तटकरे है, और ऐसी पार्टी का अगर नेतृत्व चला जाए और पार्टी के अंदर अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई दूसरा नेता, सेकंड लीडरशिप है नहीं, परिवार में कोई इतना बड़ा नेता भी है नहीं। सुनीता पवार जरूर राज्यसभा सांसद है, लेकिन सुनीता पवार कोई जमीनी नेता नहीं है। पार्थ पवार 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए और बहुत सक्रिय नहीं थे। अब सुनील तटकरे अध्यक्ष है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। तो क्या शरद पवार की कोई भूमिका होगी? जो अजित पवार शरद पवार से लड़कर अपना एनसीपी को लेकर जाते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, महायुति के साथ सरकार बनाते हैं, क्या अजित पवार के निधन के बाद आज सुनीता पवार शरद पवार के पास वापस पार्टी लेकर जाएगी? क्या शरद पवार से वो कहेगी कि अब आप पार्टी के देखो? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। मुझे लगता है कि एनसीपी जो अजित पवार की थी वो महायुति के साथ बनी रहेगी। अब शरद पवार मुझे लगता है कि परिवार को एक करेंगे, पार्टी को एक करने की कोशिश करेंगे, और शरद पवार भी अब मुझे लगता है कि एनडीए के साथ आएंगे। यह नहीं हो सकता कि भाई शरद पवार उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब साथ मर्ज करे और वापस उसे एनडीए से अलग कर ले। जो 41 विधायक है, आपके 9 कैबिनेट मंत्री आज की तारीख में, वह सारे के सारे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। और सुनीता पवार भी ये चाहेगी कि जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चले। अब ऐसे देखने की बात है कि क्या पार्थ पवार को जो अजित पवार के बेटे उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कि सुनीता पवार राज्यसभा छोड़कर प्रदेश में लौटती है, विधान परिषद जाती है, या अजित पवार की 12 में सीट से आकर चुनाव लड़ती है और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होती है, या शरद पवार पार्टी मर्ज करते हैं और फिर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी और पार्थ पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे और शरद पवार एक संरक्षक के रूप में पार्टी के रहेंगे। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्रश्न है पार्टी के अंदर होगा, लेकिन शरद पवार के पास पार्टी वापस जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक जरूर अब खींचतान होगी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल चाहेंगे कि वो कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी क्या भूमिका होगी, सुनील तटकरे देखेंगे, विधायक कितने तय जुटते हैं, पार्टी में क्या कोई बड़ी टूट नजर आती है। मुझे लगता है आने वाले समय में पार्टी में कोई बड़ी टूट भी हो सकती है, क्योंकि अजित पवार के जाने के बाद कौन किसको नेता मानेगा। अब विधायक जो 41 विधायक अजित पवार के खूंटे से बंधे थे, आज अजित पवार नहीं है, तो ऐसे में वो विधायक क्या कोई बीजेपी में मर्ज होने की कोशिश करेगा, कोई किसी और पार्टी में जाने की कोशिश करेगा। एनसीपी के बारे में हमेशा ये कहा गया कि ये विधायकों का समूह है, ये नेताओं का समूह है जो शरद पवार को मानता है, और उन्हीं नेताओं के समूह ने अजित पवार को नेता माना और उसके बाद अजित पवार पार्टी के नेता बन गए थे। तो ये बातें बिल्कुल यहां पर चलती रहेगी। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे 2 संवाददाता इस वक्त बारामती से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ बारामती के अस्पताल से जुड़ रहे हैं, और अभिजीत करंडे विद्या प्रतिष्ठान से इस वक्त हमारे साथ में। ऋत्विक, 5 बजे अजित पवार का पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान की तरफ ले जाया जाना था, और उसके बाद वहीं पर सभी लोगों को कहा गया था कि आप वहां पर आए और उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। ऋत्विक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो मॉर्चरी की तरफ रुक करते हुए अंदर चली गई है, और अब बताया ये जा रहा है कि अजित दादा पवार का जो पार्थिव है उसे अब कुछ ही समय में जो है इस अस्पताल से ले जाया जाएगा। यहाँ पर कुछ समय पहले हमने देखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल समेत सुनीता पवार उनके साथ बैठे हुए थे इस अस्पताल में।
उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय बाद यहाँ से अजीत पवार का जो मॉर्टल रिमेन्स है वो यहाँ से लेके जाया जाएगा। और भीड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मॉर्चुरी के सामने की भीड़ है और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस अब अंदर गई है। कुछ समय बाद यहाँ से वो जो है कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार के बेटे जय पवार, जो इस वक्त राजनीति में नहीं है, वो पहुंचे हुए अस्पताल में और वहां से वो उनका पार्थिव लेकर विद्या प्रतिष्ठान जाएंगे। वहां पर पूरा पवार परिवार वहां पर उपस्थित होगा और उसके बाद तमाम जो उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता जो इस वक्त बारामती में हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान ही जाएंगे और वहीं पर उनका पार्थिव रखा जाएगा देर रात तक अंतिम दर्शन के लिए। और कल फिर 11 बजे ले जाया जाएगा काटेवाड़ी। अभिजीत करंडे इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, विद्या प्रतिष्ठान में भी काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। ये पवार परिवार से जुड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और हर बार जब भी आप बारामती में जाते थे तब ये कहा जाता था कि विद्या प्रतिष्ठान जरूर देखना चाहिए, और आज अजीत पवार को अंतिम विदाई विद्या प्रतिष्ठान से। ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके की तैयारियां विद्या प्रतिष्ठान के कैंपस में चल रही है, ये यही कैंपस है जिसको शरद पवार ने एक तरीके से फाउंड किया था और बाद में नर्चर जो है वो अजीत पवार जी ने किया। इसी कैंपस के प्रांगण में जो है वो तैयारियां चल रही है कि उनको अंतिम विदा देने की। आगे जो 2 मंडप दिख रहे हैं वहां पर अजीत पवार जी का पार्थिव जो है वो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है वो विद्या प्रतिष्ठान के आजू बाजू के इलाके से यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरे मैदान के बाहर भी है, बहुत कुछ बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है, वहां पे बैठे हैं। अब कतार लगाई जाएगी और एक तरीके से एक एक करके उनको 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक अंतिम दर्शन की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो मंडप है वहां पर सुनील तटकरे जी है, वहां पर धनंजय मुंडे है, वहां पर खोड़के एमएलसी जो है वो वहां पर है, वहां पर रोहित पवार है, बाकी सारे नेता जो है वो वहां पर आ चुके हैं। एनसीपी के सारे नेता वो मंडप के आजू बाजू में है। शरद पवार जी आएंगे, वो भी वहीं पे रहेंगे वो मंडप के सामने और वहीं से अंतिम विदाई दी जाएगी। और बाद में कल सुबह भी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये इसी मैदान में, इसी प्रांगण में आपको अजीत पवार जी का अंतिम दर्शन उनके समर्थकों को लेना है तो उसकी व्यवस्था की गई है। बाद में जिस तरीके से मैं मंगेश को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे पोकलेन जो है, बुलडोजर जो है, मिट्टी लाई जा रही है, बहुत सारा तैयारी एक तरीके से हम कहेंगे कि एक बड़ा स्टेज टाइप बनाया जा रहा है और उस पर जो है वो अंतिम विधि जो है वो की जाएगी। ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पोकलेन और जेसीबी और ये ट्रक जो है वो उसी की तैयारी के लिए लाए गए हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि ये पानी वानी जो मारा जा रहा है तो इसी के लिए कि भाई धूल मिट्टी ना उड़े। कल 11 बजे अब अजीत पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। हो सकता है कि विद्या प्रतिष्ठान के भीतर ही यह अंतिम संस्कार हो, लेकिन अजीत पवार की लेगेसी अब आगे चलकर कहां पर जाएगी उस पर हमारी चर्चा चल रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अजीत पवार की पहचान बनी थी 2023 के बाद। इससे पहले अजीत पवार पार्टी में थे, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माने जाते थे, मंत्रियों के नेता माने जाते थे, नेताओं के नेता माने जाते थे, लेकिन पॉलिटिकल काम शरद पवार को सौंप दिया गया था। महाराष्ट्र में पार्टी की जिम्मेदारी एक तरीके से अजीत पवार के पास थी, लेकिन पार्टी की पॉलिटिकल लाइन शरद पवार तय करते थे, यह भी माना जाता था।